वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक मौरूसी बीमारी है और पाकिस्तान में इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ एजुकेशन और इंटर कज़न मैरिजेस है। थैलेसीमिया की दो टाइप्स हैं। अगर हम इसको ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस डिफाइन करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। मिडल ईस्ट में और एशियन रीजन्स में ज़्यादातर बीटा थैलेसीमिया के केसेस पाए जाते हैं। और अगर हम इसको स्ट्रक्चरल बेसिस पर देखें तो बीटा ग्लोबन एक प्रोटीन बेस्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 चेन्स होती हैं और हर चेन जो है वो हीम ग्रुप के साथ अटैच होती है। अब इसमें ये होता है कि जैसे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और इसमें पॉइंट म्यूटेशंस मिलती हैं हमें क्रोमोसोम 11 पर, जिसकी वजह से या तो बीटा चेन्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब बीटा ग्लोबन की स्ट्रक्चर चेंजेस आती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो अब 3 टाइप्स के हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन अल्फा 2 और फीटल हीमोग्लोबिन। अब जब इसमें इसकी जो स्ट्रक्चरल बेसिस बनती हैं वो बनती हैं कि अगर जैसे हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन है तो उसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स होती हैं। इसी तरह जो हीमोग्लोबिन अल्फा है उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं, और जो HbA2 है उसमें 2 अल्फा और 2 सिग्मा चेन्स होती हैं। अब जो हीमोग्लोबिन A है वो 3 to 6 मंथ्स के बाद ट्रांजिशन होती है फीटल हीमोग्लोबिन से अडल्ट हीमोग्लोबिन में। तो उसके जब वो ट्रांजिशन होती है तो उसमें बीटा चेन्स की प्रोडक्शन या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर केसेस जो थैलेसीमिया मेजर के हैं वो हमें 3 to 6 मंथ्स की एज में मिलते हैं और पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ इसका प्रेजेंटेशन है जो हमें देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस पर मज़ीद बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया की भी 4 टाइप्स हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा जो है वो बीटा थैलेसीमिया पर है। थैलेसीमिया में जब हम देखते हैं तो बीटा ग्लोबिन डेफिशिएंसी जब होती है तो जो फ्री अल्फा चेन्स हैं वो अकोमुलेट होने लग जाती हैं और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस बनने लग जाती हैं। थैलेसीमिया मेजर का कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, उसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है और हर 10-15 दिन बाद जो प्रीवियस ब्लड है उसके हेमोलिसिस जब होती है तो हमें उसमें ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। इसी तरह थैलेसीमिया माइनर जो है उसका जब हम देखते हैं तो वो मतलब एसिम्प्टोमेटिक रहता है और जब कभी कोई ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो देखा जाता है कि उसकी HP 9-10 पर है। तो जब मज़ीद उसके कोई लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ जाया जाता है तो पता लगता है कि इसको थैलेसीमिया माइनर है। तो थैलेसीमिया माइनर के जो पेशेंट्स हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ और अपनी लाइफ को कैरी ऑन करते हैं और एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और उनको कोई मसला नहीं होता। लेकिन उसमें ये है कि कई लोकल प्रैक्टिशनर्स जैसे हैं तो उसमें आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं टेस्ट के बगैर, तो इसकी वजह से आयरन ओवरलोड में बचे जा सकते हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अगर हम देखें कि थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो इसका अगर हम वो फैमिली ट्री बनाएं तो वो अगर दोनों पेरेंट्स उसमें थैलेसीमिया माइनर है तो वो उसमें 25% चांस है कि आगे जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें 25% थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स हो सकते हैं। 50% जो हैं, तब इस तरह से अगर देखें कि थैलेसीमिया माइनर के 2 इंडिविजुअल्स हैं, उनकी आपस में शादी होती है तो 1/4 बच्चे उनके थैलेसीमिया मेजर होने का चांसेस है, 25% नॉर्मल हो सकते हैं। इसमें जब मज़ीद हम देखते हैं तो इसमें हम लेबॉर्ट्री टेस्ट की तरफ जब बात करते हैं इसके क्लिनिकल डायग्नोसिस की बेसिस पर, तो हमें देखने को मिलता है कि थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स जो हैं उसमें HP बहुत ज़्यादा कम होती है, लाइक 3-4 HP के साथ पेशेंट फर्स्ट टाइम इन लाइफ प्रेजेंट करते हैं। दूसरा मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो कम होता है और रेड सेल विड्थ बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम इसके मज़ीद टेस्ट करते हैं तो उसमें हम सीरम फेरेटिन लेवल करते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलता है, सीरम आयरन लेवल्स करते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलता है, और सीरम ट्रांसफरन लेवल जो है वो कम होता है। इसके मज़ीद जो डेफिनेट एक टेस्ट है वो है HP इलेक्ट्रोफोरेसिस। HP इलेक्ट्रोफोरेसिस की बर्थ लाइफ में ऐसी है जैसे एक ब्लड ग्रुप लाइफ में एक दफ़ा करवा लिया जाता है तो वो फॉर लाइफ वैसे ही मूव ऑन करता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। इसी तरह HP इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ज़िंदगी में एक दफ़ा करवाया जाता है और इसी हवाले से आजकल हुकूमत पाकिस्तान जो है
वो भी एक लेजिस्लेशन पास कर रही है कि उसमें देखा जाए कि शादी से पहले दोनों इंडिविजुअल्स के टेस्ट किए जा सकें ताकि थैलेसीमिया की जो रेशो है वो कम की जा सके। अब एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करवाते हैं तो उसमें थैलेसीमिया की टाइप का पता लग सकता है। तो किसी भी ट्रांसफ्यूजन से पहले या आयरन सप्लीमेंटेशन से पहले जो पेशेंट भी सस्पेक्टेड हो उसमें कोशिश की जाए कि एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाए। तो ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो जैसे थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स हैं उसमें कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ और लाइफ को कैरी ऑन करते हैं। थैलेसीमिया मेजर में जब देखा जाता है तो उसमें जो पहला हल हमारे पास है कि हमने पेशेंट को मतलब एक शॉक लाइक सिम्टम्स के साथ अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है तो हमने उसको उससे निकालना है। तो उसमें पहला जो हमारे पास टूल है वो है ट्रांसफ्यूजन का। लेकिन जब इनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की जाती हैं तो ये पेशेंट्स, क्योंकि हर ट्रांसफ्यूजन में आयरन जा रहा है और आयरन बॉडी का मैक्सिमम उसकी सैचुरेशन हो चुकी है बॉडी की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पेशेंट्स जो हैं वो आयरन ओवरलोड में चले जाते हैं, जिसके लिए हमें एडोफ्लॉक्सामाइन और डिफरेंट चिलेटिंग एजेंट्स हैं जो देने पड़ते हैं, और कि इवन कुछ सीवियर केसेस में हमें स्प्लीनेक्टमी भी करनी पड़ती है। अब इसमें हम देखते हैं, अब मजीद आगे जिस जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ये पेशेंट हमारे पास 3 to 6 मंथ्स पर प्रेजेंट करते हैं मेजरली थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स, और स्वीयर पैलर, लॉस ऑफ एपेटाइट, लार्ज कर्व्ड आर्क्ड फेसेस जिसमें फोरहेड कार्व्ड होगा या चीक बोन्स जो हैं वो कार्व्ड होंगी और लार्ज हेड होगा। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो उसमें एक चेस्ट एक्सरे भी करवाया जाता है और स्कल एक्सरे भी करवाया जाता है। स्कल एक्सरे में जो हमें फाइंडिंग मिलेगी वो है हेयर एंड अपीयरेंस, लाइक क्रू कट अपीयरेंस। जैसे क्रू कट एक कट है, मतलब हेयर कट का नाम है, तो उस तरह की अपीयरेंस हमें एक्सरे में मिलेगी। और दूसरा इसमें जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या क्लिनिकल जब हम उसको खुद पल्पेट करते हैं एब्डोमेन को, तो हमें स्फीयर, पेट्रोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली मिल सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकती है, और ये सारी इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं। अब जो लेटेस्टली हम इसके ट्रीटमेंट की बेसिस पर अगर और बात करें तो उसमें हमें जो एक ऑप्शन अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो एक उसकी समझने की ज़रूरत ये है कि पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो इंडिविजुअल एज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर जितनी जल्दी एज में वो प्रेजेंट करेगा उतनी जल्दी उसका सर्वाइवल रेट या सक्सेस रेट है। तो जब अगर 7 years ऑफ एज के बाद ये स्टार्ट किया जाता है और अगर कोई पेशेंट 7 years ऑफ एज पर इनके बाद प्रेजेंट करता है और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तो उसका सक्सेस रेट जो है वो 80 to 90% है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है और आयरन ओवरलोड के साथ जाते हैं तो उसका सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट नाम हर बंदे ने सुना है, लेकिन उसका प्रोसीजर में किया क्या जाता है ये एक चीज़ बड़ी लैक कर रही है। तो उसी हवाले से मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि उसमें किया ये जाता है कि जो बोन मैरो जो गूदा है या पंजाबी में जिसको मिल्क कहते हैं, अल्लाह ताला ने उसमें खून बनाने वाली एक फैक्ट्री बनाई हुई है। अब जब उसमें वो बीटा ग्लोबन प्रोटीन की वजह से या बीटा चेन डेफिशिएंसी मतलब अल्टर स्ट्रक्चर की वजह से जब खून नहीं बन रहा तो वहाँ पर अब क्या किया जाता है कि वो जो बनने की कोशिश करता है लेकिन एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से वो नहीं बन सकता। तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ये करते हैं कि हम उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं और वो पिछला जो बोन मैरो है वो सारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और डोनर से लेके अगर उसका वो मैच हो जाता है टिश्यू कल्चरिंग के बाद या वो मतलब कंपैटिबल है तो उसमें हम वो डोनर से उसका सैंपल लेके रेसिपिएंट में इम्प्लांट कर देते हैं। इसको अगर इसी लैंग्वेज में समझा जाएगा वो ये है कि अगर एक क्यारी है उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, हम उसको साफ करते हैं, उसको गोटी करते हैं और उसके नए बीज लगा देते हैं और उन बीजों से पौधे बनते हैं और आगे फूल निकलते हैं और वो एक खूबसूरती आपको नज़र आती है। तो सेम प्रोसीजर इसमें ये किया जाता है। पाकिस्तान में भी इसकी जो कॉस्ट है इसका 2 million इसकी कॉस्ट है, और उसमें कई पाकिस्तान में सेंटर्स बने हुए हैं जो फैसिलिटेट करते हैं पेशेंट्स को। तो एट द एंड एक शॉर्ट मैसेज यही है कि जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक कानून बना रही है तो हमें अपने पर्सनल तौर पर भी चाहिए कि ये पेशेंट्स में या जनरल पब्लिक में हम इसकी आगाही क्रिएट करें कि शादी से पहले थैलेसीमिया के लिए स्क्रीनिंग लाजमी की जाए। थैंक यू सो मच।